हेलो। ओके, डन। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने किस पे बात किया? फोर्स पे बात किया। फोर्स कैसा वर्क करता है। इनर्शिया पे बात किया, फोर्स के टाइप पढ़े, इनर्शिया के टाइप पढ़ लिए। आज हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान समझना एक एक पॉइंट को। ये सर आइजैक न्यूटन है, नाम तो सुना होगा। ठीक है, स्टेटमेंट को सबसे पहले गैलीलियो से पहले र्यूमर करके एक साइंटिस्ट था, उसने आइडेंटिफाई किया था कि फोर्स नाम की कोई चीज होती होगी। ठीक है, उसको थोड़ा सा आगे चल के गैलीलियो ने बोला कि फोर्स को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन वो वेल डिफाइंड उस समय वैसे ही किए जैसे कर सकते थे। उसको सिस्टमेटिक तरीके से डिफाइंड और कैटेगराइज कौन किया? सर आइजैक न्यूटन ने किया। ठीक, इनकी एक बुक आई थी, उस डेट को जरूर याद रखना। इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका, 1687। बुक का नाम था प्रिंसिपिया। बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। इसमें उन्होंने क्या किया, अपने 3 लॉस के बारे में बताया। किसने? न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक, सबसे पहले इस बात को किसने क्लेरिफाई किया था? उससे पहले कौन था? र्यूमर। हालांकि उसको कहीं नाम नहीं पढ़ोगे आप लोग, बहुत कम जगह पे लिखा हुआ। उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसने बताया। इसने बताया तो उसको थोड़ा सा आगे सिस्टमेटिक तरीके से 3 लॉज बना के कौन दिया? न्यूटन दिया था। ठीक है, और न्यूटन अपनी कौन से बुक में उस चीज की जिक्र किया था? प्रिंसिपिया। और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? 1687 में पब्लिश हुई थी। इस बुक को जरूर याद रखना, क्योंकि कभी ना कभी ये बुक आपको टकराएगा। टकराएगा मतलब ये नहीं कि आप उस बुक को पढ़ेंगे। कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो ये बुक्स के बारे में आपको पूछता है। ठीक, तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास सब नमस्ते करोगे, हाथ जोड़ोगे। और ये आपने हाथ में एक आम रखे हुए दिख ही रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इनके गांव में आम ऐसा होता है। ठीक है, हमारे गांव में इसको एप्पल बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो न्यूटन के 3 लॉज हैं। कितने लॉज हैं? 3 लॉज हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो अब एक एक चीज को मैं आपको समझाता हूं। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहना चाहता है कि भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, किसमें है? रेस्ट में, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो वो स्पेसिफिकली उसी डायरेक्शन में क्या करेगा? ये मूव करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन वो खुद ही चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं समझ में? इफ अ बॉडी कंटिन्यू ऑफ रेस्ट, वो कैसा है? मान लो रेस्ट में है। और ऑफ द मोशन इन स्ट्रेट लाइन, किस में मोशन कर रहा है वो? स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये तब तक अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता जब तक कि अपन क्या नहीं करें, कोई एक्सटर्नल कंप्लाइड ना करें, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट ऑफ इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन, अनलेस इट्स कंप्लीट बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस। जब तक, इसका मतलब होता है रोकना, अवरोध डालना, मतलब रुकावट डालना। जब तक हम क्या नहीं कर सकते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो वैसे मूव करता रहेगा। ये फर्स्ट लॉ बोलता है। कितने लोगों को फर्स्ट लॉ समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, बोलने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया, बोलो बोलो बोलो। अभी बोल सकता है, जब मैं बोलने बोलूँगा बोल सकता है, उसके बाद नहीं बोल सकता है। हाँ, कंटिन्यूअस स्टेट और ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे तब तक वो रुकेगा नहीं। समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट लॉ को डिफाइन करता है। कहीं डाउट है? बोलो। बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। वो जा रहा मतलब यूनिफॉर्म ही होगा ना। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके भी कुछ वो है, इसके 3 पार्ट हैं। कई बार पूछता है कंपटीशन, हम यही सोचते हैं ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक ही तो था फर्स्ट वाला। फर्स्ट लॉ के 3 पार्ट कैसे हो सकते हैं? न्यूटन के लॉ के 3 पार्ट हैं।
फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे 3 लॉज बताया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। लेकिन अब न्यूटन्स का जो लॉ है फर्स्ट लॉ, उसके भी 3 पार्ट है। वो 3 पार्ट किसको डिफाइन करता है? बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो अभी मैं आपको ये इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई में आपको ये पूछता है, इसका प्रैक्टिकल वगैरह में पूछेगा, या फिर हो सकता है आप किसी जेई नीट वगैरह दोगे तो पूछता है द सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यार न्यूटन फर्स्ट लॉ वो तो खुद ही एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है। तो याद रखना वो 3 पार्ट है, मतलब 3 चीज़ों को डिफाइन करता है, 3 कैटेगरीज को डिफाइन करता है। फर्स्ट बताता है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट डिफाइन करता है रेस्ट को, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। सेकंड डिफाइन करता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो क्या करेगा? उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड से मूव करता रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट खुद अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। तो क्या समझ में आया? जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो कितने पार्ट है उसके? 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आ गया? आराम से पीडीएफ मिलेगा, नोट करते चले जाना। सम एग्जांपल्स, अगर 3 पार्ट है तो 3 पार्ट के अलग अलग एग्जांपल्स भी होंगे। ठीक, तो इनर्शिया बेस्ड है। इसी को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेम डिफाइंड एज द इनर्शिया। क्यों इनर्शिया बोलते हैं? तो देखो इनर्शिया के भी 3 पार्ट थे, रेस्ट था, मोशन था और डायरेक्शन था ना? तो इसके भी 3 पार्ट हैं। तो मैं एक एक पार्ट को आप ऐसे एग्जांपल बना के फिर से नोट करोगे, ठीक है? तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेस्ट ना। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो किसको डिफाइन करता है? रेस्ट। मान लो आप कोई बस में जा रहे हो, बस स्टार्ट नहीं हुआ, बस खड़ा है अभी, और आप खड़े हो या कहीं पे सीटेड हो, बैठे हुए हो, सडनली अगर बस स्टार्ट होगा तो आप क्या करते हो? पीछे की ओर गिर जाते हो, जस्ट लाइक अ पर्सन। पीछे की ओर आप क्या करते हो? गिर जाते हो। इसका क्या रीजन है? इसका फंडामेंटल रीजन क्या है? कि भैया आपका बॉडी का जो ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो इसके साथ मोशन में आ गया, लेकिन जो अपर सरफेस है वो किस में? एट द रेस्ट। अभी भी रेस्ट है कि नहीं है? अब अगर एक पत्थर को लेकर रख दूंगा तो पत्थर का टोटल बॉडी किससे कांटेक्ट में है ना? मूवेबल पार्ट तो नहीं है ना। हमारे बॉडी का सिर्फ पैर ही मूव करता है क्या? बहुत सारे पार्ट्स, पूरे जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में, ठीक है? तो मूव करता है। तो ये वाला पार्ट किस में रहता है? रेस्ट में रहता है। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल, कॉइन को रखा हूँ किसके ऊपर? पीस ऑफ पेपर, और जैसे मैं क्या करूँगा? फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या करेगा? जैसे आगे जाएगा तो ये रेस्ट में, ये किस में? रेस्ट में, लेकिन इसका कॉन्टेक्ट सरफेस किस में? मोशन पे। ये आगे निकल जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? इसके डाउनवर्ड नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली अगर कंबल को लूंगा, कंबल को मैं क्या करूंगा? ब्लैंकेट्स वगैरह होता है ना, उसमें क्या होता है? धूल वगैरह रहता है। तो हम क्या करते हैं? लकड़ी से उसको पीटेंगे तो क्या हो जाएगा? सारे धूल बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो रेस्ट में है, सडनली फोर्स मिला उसको। बात समझ में आ गया? तो ये सारे फोर्स हैं। वैसे ही अब मोशन पे भी बात करते हैं। मैंने बताया था रेस्ट, मोशन और क्या था? डायरेक्शन। तो ये मोशन का पार्ट है। मोशन का मतलब सडनली अगर अपन ब्रेक लगाएंगे, तो अगर हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो हमारा पूरा का पूरा बॉडी किस में? मोशन कर रहा है, मूव कर रहा होगा, ठीक है? इसका पूरा ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, रेड हो गया, ये जो इसका कॉन्टेक्ट सरफेस है, मैं इसको वाइट ले लेता हूँ। ये जो इसका कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये वाला कॉन्टेक्ट जो सरफेस है, वो किसके साथ? बस के बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट में। लेकिन जैसे ब्रेक लगाऊंगा तो ये कॉन्टेक्ट में तो नहीं है ना, तो ये कहाँ इंक्लाइंड हो जाएगा? टूवर्ड्स फ्रंट, सामने की ओर चला जाएगा। तो ये उसका सेकंड एग्जांपल है। इसको पहले भी अपन डिस्कस किए। जस्ट लाइक जो हॉर्स चला रहा है, जैसे ब्रेक लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हॉर्समैन गिर जाएगा। वैसे ही दीदी के बारे में बार बार क्या बताऊँ इसको लेकर मैं, ठीक है? वैसे ही अभी तो बारिश का दिन चल ही रहा था, तो आप अभी अगर आजकल में अगर कभी बारिश गिरता है, एक साइकिल लो और खूब जोर से, क्या आप वाइट शर्ट पहनना प्लीज़, हाँ वाइट शर्ट पहनना, और जो गाड़ी में जो यहाँ पे मडगार्ड होता है उसको निकाल लेना अपने साइकिल का, ठीक है? अब उसको तेज़ी से गाड़ी चलाना। देखना आपके यहाँ पे एक ड्राइंग बनेगा बेहतरीन सा। वो ड्राइंग किसके लिए डिफाइन करता है? डायरेक्शन, ठीक? तो वैसे ही आप अगर क्या करना है, यहाँ से बाहर जाना, 3 दोस्त 3 साइड खड़े हो जाना, एक पत्थर को लगाएगा और छोड़ेगा, ठीक है? देखना किसी एक को ही लगेगा, तीनों को नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। कर देना जाने के बाद, ठीक है? दीदी लोगों को भी खड़ा कर देना, 6 लोगों को अलग अलग, एक पत्थर बांधना, उसका तेरे को इन लोग बांध के पत्थर में घुमा देंगे, ठीक? समझ में आया? नहीं आया? ये फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ कितने लोगों को याद है? बताओ। एवरीबॉडी, हाँ तुम बोल सकती हो, है तुम्हारे अंदर टैलेंट, बोलो, मस्त बोल रही हो तुम। हाँ, हंसना नहीं बेटे, बोलना है बेटे बेटे बेटे, बोल बोल बोल। एवरीबॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट
of rest or of motion in a straight line, यूनिफॉर्म मोशन में बोल सकते हैं, दीदी कंफ्यूज हो गई थी, स्ट्रेट लाइन, unless it is complete, कंप्लीट नहीं है वे, समझा ना, कंप्लाइड हो, ठीक। चलो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। कल भी बोला था कि पढ़ के आना, तो पढ़ के थोड़ी आए, आज भी बोलूँगा पढ़ के आना, तो कौन सा पढ़ के आए, एग्जाम खत्म हो गया, अरे तो पढ़ के आना ना भाई, कल पूछूंगा डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, सब पढ़ के आओ, अभी से पढ़ोगे तब आगे जाके ग्रोथ बढ़ेगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे हम डिस्कस करते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ को मैं आपको बड़े अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ, सोचना बड़ा अच्छा टॉपिक है, ठीक है। अज्यूम कर लो कि यहाँ पे दो मास है, m1 और m2, दो बॉल है, दो क्या है, बॉल है। मैं इस पे सेम फोर्स लगाता हूं, दोनों पे क्या लगा रहा हूं, एक लाइटर बॉल है और एक हेवियर बॉल है। तो लाइटर बॉल कौन है, हल्का बॉल कौन है, लाइटर मतलब लाइटर में चालू करके दिखा देना, लाइटर मतलब जो लाइट है, और एक हेवियर है मतलब भारी है। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूं, सेम फोर्स से पुश करता हूं, ठीक। सोचने वाली बात है, जब आप सेम फोर्स से पुश करोगे तो फोर्स तो लगा है, तो दोनों के दोनों मूव तो करेंगे भैया, दोनों के दोनों क्या करेंगे, मूव तो करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तुम बताओ, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ वेरी इन्फिनिटेसिमल टाइम, बहुत कम समय बाद या कुछ समय बाद, दोनों कौन कहां पहुंचा होगा, आगे कौन होगा पीछे कौन होगा, तुम बताओगे, रीजन पता है, लाइट। अब देखना मस्त चीज बताने जा रहा हूं, ये थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच गया आफ्टर सम टाइम, ठीक। और इसकी जो स्पीड, अब ये कहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया एट द सेम टाइम। इसको यहां पहुंचने में, इसको यहां पहुंचने में उतना ही टाइम लगा, मैं दोनों को एक साथ मैंने क्या किया, फोर्स लगाया था, ठीक। तो ये जो टाइमिंग होगा, अच्छा यहां तक समझ में आ गया ना। अब बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो बताएगी दिव्या, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ज्यादा होगी ना, अरे पागल, जो फिजिक्स ना इसी को बोलते हैं, जो दिखता है वही दिखता है। तो इसकी स्पीड क्या होगी, v1, और इसका स्पीड v2। v1 का स्पीड ज्यादा हो जाएगा, v2 का स्पीड कम हो जाएगा, ठीक। मैंने क्या किया कि भैया एक काम करता हूं, m1 m2 m1 v1 और m2 v2 को मल्टीप्लाई करके देखता हूं। तो m1 v1 m2 v2, जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा ना, तो दोनों का मोमेंटम सेम आया, दोनों का मोमेंटम क्या आया। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया, इसका मास ज्यादा था तो इसकी स्पीड कम हो गई, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मास मान ले 10 kg का था और ये 5 kg का था, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये 5 kg का था तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं दोनों का इंटू कर रहा हूं तो इसका भी 50 आ रहा और इसका भी क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। बात समझ में, बात समझ में आया कि नहीं है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी के बेसिस पे इसने बताया कि भैया सेकेंड लॉ को मैं डिफाइन कर सकता हूं बाय यूजिंग द मोमेंटम। कैसे कर सकता हूं, मोमेंटम, किसके बेसिस पे डिफाइन कर सकता हूं, मोमेंटम। बात समझ में, जितने कम समय में किसी का मोमेंटम जितना चेंज होगा वो उतना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मैं जो बोला हूं ध्यान समझना, क्योंकि आगे आपको काम आएगा। किसी भी चीज का मोमेंटम जितना जल्दी चेंज होगा उतना जल्दी उसको क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। जैसे तुम खड़े हो यहाँ पे, मैं एकदम अपने हाथ को धीरे 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 लाता हूँ, तुम्हारे गाल को टच ऐसे किया और निकाल दिया, आने में स्लो टाइम लगा, ज्यादा टाइम लगा, स्लो टाइम लगा, हाथ तो वही है। अब उसी हाथ को मैं स्पीड लाता हूँ तब ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। ध्यान समझना, यहां से यहां आने में मान ले अभी 15 सेकंड लगा, तुम खड़े हो सामने, ऐसे लाया, ऐसे टच किया, मतलब पड़ी तुमको। अब 15 सेकंड के बजाय मैं 3 सेकंड में इसको यहां तक पहुंचा, तो 5 सेकंड में पहुंचा दिया, तो चोट लगेगा कि नहीं लगेगा ज्यादा। तो टाइम कम हो गया तो मोमेंटम ज्यादा चेंज हो गया, फोर्स क्या लगा, लगा। अब 5 सेकंड के बजाय मैं 3 सेकंड कर दूं तो और तेज होगा।
तो क्या समझ में आया कि भैया मोमेंटम चेंज तो होना चाहिए, मोमेंटम चेंज होगा तब तो फोर्स लगेगा, लेकिन टाइम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि टाइम जितना कम लगाऊंगा उतना ज़्यादा चोट लगेगा। मतलब क्या समझ में आया कि भैया जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनेट है, वो मोमेंटम चेंज को बताता है। किसको बताता है? मोमेंटम चेंज होना चाहिए तब फोर्स लगेगा। लेकिन साथ में ये भी बोला कि भैया टाइम कम होना चाहिए, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। मैं ये ले यहां से लाया, यहां से 15 सेकंड लिया, टाइम बढ़ गया, चोट लगा क्या? तो टाइम के बढ़ने से फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। अब टाइम के कम होने से फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया। तो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, इसके बढ़ने से अगर ये बढ़ता है तो दोनों प्रोपोर्शनेट। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फोर्स, जितना चेंज होगा उतनी ज्यादा क्या होगा? फोर्स लगेगा, जैसा भी सीखे अपन। और इसमें क्या सीखे कि जितना टाइम बढ़ेगा उतना फोर्स कम होगा, और जितना टाइम कम होगा उतना ही फोर्स बढ़ेगा। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट। कैसे लिखते हैं? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट। यहां तक समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? अब इसको मैं क्या लिखूंगा, दोनों को अगर लिखता हूं तो एफ इज प्रोपोर्शनेट टू मोमेंटम चेंज विद द टाइम। किसके साथ? टाइम के साथ। तो टाइम जब भी नीचे रहता है ना, तो आप याद रखना, इसको भयानक नींद भरा हुआ है इसके अंदर। समझाता क्यों नहीं है इसको? कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कितना रोक रहा है वो अपने आप को। कल से नीचे बैठा दूंगा उसको, ध्यान रखना। कौन बोला चलती क्लास में? अबे 7:30 हो रहा है, कितना भी चेक, और 15-20 याद। अभी लाइव क्लास है, मारूंगा मुंह पे थप्पड़। तो मोमेंटम चेंज, तो कभी भी ना डिनोमिनेटर में अगर टाइम आ गया ना, डिनोमिनेटर में अगर क्या आ गया? टाइम आ गया, तो उसको आप एलिमिनेट करने का तरीका बताता हूं। इसको रेट से रिप्लेस कर दो, तो मैं क्या लिख सकता हूं? द रेट ऑफ चेंज in momentum is called force। नहीं समझ में आया? जब भी टाइम को हटाओगे तो क्या वर्ड आ जाएगा? रेट। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो अपन क्या समझे कि भैया जो भी आ गया क्या? देखो लिखा भी वहां पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। नहीं समझ में आया? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड, समझ गया? नहीं समझा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? वो dp बाय क्या होगा? dt। dp क्यों? मोमेंटम है, ठीक है, टाइम है। और हम बहुत शॉर्ट टाइम की बात कर रहे हैं यार, हमको ज्यादा फोर्स के इनफाइनाइट डेसिमल की बात कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए। बात समझ में? अब एक चीज बताओ, इस चीज को कौन एक्सपीरियंस किया? हम लोग किया कि कोई साइंटिस्ट किया? अरे अभी कौन किया? अपन किया। और मैं बताया था कि फिजिक्स में जब भी हम कोई कुछ करेंगे, के का वैल्यू क्या लेंगे? तो क्या आ गया? डीपी बाय dt। नहीं समझ में? नहीं आया? मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब क्या होगा कि मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे था, मास तो वही है, अब यहां पे इसका जो स्पीड है v1 है, आफ्टर सम टाइम देयर स्पीड बिकम्स v2, चेंज होगा, स्पीड बढ़ गया। स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया। अब स्पीड अगर बढ़ गया, इफ, या फिर मान लेना, let us consider an object of mass m moving with the velocity v1 after some time their velocity becomes v2। velocity कितना हो गया? v2। then the momentum
मोमेंटम का मतलब द इनिशियल मोमेंटम, द मास एंड इनिशियल वेलोसिटी. द मोमेंटम आफ्टर सम टाइम, the momentum after some time, it becomes p2 is equal to m v2. होगा ना? From this equations, from equation number 1, f is equal to dp by dt. मतलब dp मतलब the final momentum by initial momentum. चेंज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? फाइनल माइनस इनिशियल. F is equal to the final momentum mv2, the initial momentum mv1, then the time of the decimal d, m कॉमन है, v2 minus v1 by क्या होगा dt. We know that the difference between two velocities is called dv. क्या बोलते हैं? m. तो यहाँ पे क्या होगा? dv by dt. We also know that the dv by dt, the rate of change of velocity is called the acceleration. होता है ना? तो ये क्या होगा? ma. F is equal to ma. नहीं समझ में? It's a second law of equations. ठीक. सबसे important चीज, आप इसका यूनिट निकालोगे. क्या निकालोगे? यूनिट. सबके कॉपी कंप्लीट है अब तक का? पीडीएफ से नोट कर रहे हैं? कॉपी कंप्लीट है? क्यों? कर लेना. 12th वाले बहुत लोग पीछे बैठे थे, पूछ ले बताएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज पढ़ रहे हैं अभी, है ना? क्योंकि सिलेबस अगर ऑन टाइम खत्म, 12th का सिलेबस कंपेयर टू 11th बहुत, 11th का सिलेबस कंपेयर टू द 12th बहुत ज़्यादा है, और सारी चीज़ों को पढ़ना एट द सेम टाइम पढ़ना, तो हमको डेली क्लास लगाना पड़ेगा और डेली भरपूर टाइम पढ़ना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? तो उसके लिए जाके नोट्स भी करते रहना. तो यहाँ बैठ के नोट करने से फार बेटर है कि घर पे आराम से बैठो, उसको नोट्स बना लो, समझ लो पहले. ठीक है? यूनिट. सबसे फर्स्ट अपन कौन सा यूनिट की बात करते हैं? एसआई यूनिट. एसआई यूनिट में F इज इक्वल टू क्या चल रहा था? ma. m इज अ मास. क्या चल रहा? मास गिवन इज इन kg, और a क्या चल रहा? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो F इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो नोट करके एक बात समझ जाना, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड न्यूटन. क्या होता है? न्यूटन. और याद रखना, न्यूटन का जो n है वो हमेशा स्मॉल में होना चाहिए. किस में होना चाहिए? ये लॉज हैं, इसके रूल्स हैं. ठीक है? हम लोग जल्दीबाजी में कई बार कैपिटल लिख लेते हैं. तो ये हो गया. देन इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द सीजीएस फॉर्म. तो F इज इक्वल टू, अगेन वी आर टेकिंग ma. m क्या चल रहा था? मास. सीजीएस में ग्राम. एक्सेलरेशन मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन अगेन नोट, द ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड डाइन. क्या बोलते हैं? डाइन. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द न्यूटन एंड डाइन? इट इज अ रिलेट जस्ट लाइक न्यूटन एंड डाइन, 10 to the power 5 and again 10 to the power 5. This arrow defining the multiplication. किसको डिफाइन करता है वो? मल्टीप्लिकेशन. और एक किसको डिफाइन करता है? डिवाइड को. अगर मान लो 12 न्यूटन है, हालांकि स्मॉल लिखना चाहिए, मैं लिखता हूँ वैसे. तो 12, अगर न्यूटन को डाइन में चेंज करना, 10 to the power 5 इट बिकम्स डाइन. नहीं समझ में? इफ वी हैव 12 डाइन, 15 डाइन, convert it into Newton, तो 1 by 10 to the power 5 न्यूटन. समझ गए? छोटी छोटी बातें तो हम लोग 50 बार कर चुके हैं यार, कोई नया चीज नहीं है. Then the dimensional formula of the force is mLT, m1 l1 t minus 2, because किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सब चीज़ें तो आप जानते हो. अब बात यह है कि भैया जो फोर्स है वो वेक्टर की स्केलर है. फोर्स जो है वो वेक्टर की स्केलर है. हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो वेक्टर है, तो वेक्टर को तो बहुत अच्छे से पढ़ें. तो नोट करके लिख लेना, फोर्स इज अ वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. कौन सा क्वांटिटी है?
क्वांटिटीज। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा। तो याद रखना वेक्टर फोर्स डिपेंड करता है किस पे, मास। फोर्स डिपेंड करता है किस पे, मास और एक्सेलरेशन पे। मास जो है वो वेक्टर नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन तो वेक्टर है। तो ये डायरेक्टली डिपेंड किस पे करना चालू कर दिया, ए पे। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ध्यान पे रखना, फिजिक्स की छोटी छोटी चीजें हैं और ये ऐसे एक दो साल में आपको नहीं आता, अगर बहुत साल तक आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो तो आपको छोटी छोटी चीजें क्लिक करना चालू कर देता है। यहाँ पे फोर्स दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मास और एक्सेलरेशन। ठीक है, मास की कोई जाति नहीं है, मतलब मास का कोई डायरेक्शन है नहीं, तो बचा कौन, एक्सेलरेशन। तो फोर्स डायरेक्टली किस पे डिपेंड हो गया, एक्सेलरेशन पे। तो फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। ठीक, लेकिन अगर चेंज करता हूं यहां पे, अब अगर यहां पे मास का भी डायरेक्शन होता और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होता तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता। आगे पढ़ोगे जो थंब रूल वगैरह वगैरह बताया था ना, वो सारा चीजें तो समझ में आ गया। तो सिंगल वर्ड को देख के आप हमेशा जज कर लेना, और इसका डायरेक्शन वही, अगर ये वेक्टर है तो वो वेक्टर है, इसका डायरेक्शन वही होगा जो उसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि एक ही पे डिपेंड है। कहने का मतलब देख, आप ऐसा सोचो ना, आप कोई दो लोग आपको खींच रहे हैं, दो लोग आपको खींच रहे हैं, लेकिन एक का कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो आप किधर जाओगे, उधर जाओगे ना जिसका डायरेक्शन होगा। नहीं समझ में मेरी बात। अब मान लो दो लोग खींच रहे हैं लेकिन दोनों का डायरेक्शन है, तो आप किधर जाओगे, डिपेंड्स ऑन कि कितने एंगल से खींच रहे हैं, कहां पर खींच रहे हैं। बात समझ में, नहीं समझ में, प्रैक्टिकली सोचो। ठीक है, फिर से बताऊं, देख तुम खड़े हो, तुमको दो लोग खींच रहे हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में खींच रहा है और एक जस्ट खींच रहा है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो आप किधर जाओगे भाई, जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में खींच रहा है। अब तुम यहां पे खड़े हो, एक जन इधर खींच रहा टुवर्ड्स द ईस्ट और एक क्या कर रहा टुवर्ड्स द नॉर्थ, तुम कहां जाओगे, डिपेंड्स ऑन द फोर्स की कौन कितने फोर्स से खींच रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि कौन कितने एंगल से खींच रहा है, उससे जज करेंगे। अब मान लो दोनों खींच रहे हैं, एक न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एक 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो उसके सामने तो ये मिनिमल हो गया ना भाई, तो मैं जाऊंगा किधर, समझ में। दो वेक्टर अगर आता है तो डायरेक्शन हमेशा चेंज हो जाता है, सिंगल वेक्टर में चेंज नहीं होता। तो बहुत भारी चीजें बता दिया, दिमाग में बैठाना, ये सारी चीजों को सीखना है, तो याद रखना। फोर्स इज अ वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, the direction of the force, the direction of the force same as the direction of acceleration। किसके डायरेक्शन के बराबर होता है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन। बात समझ में आ गया, नहीं आया, ठीक, बहुत बढ़िया। सारी चीजों को आप ऐसे निकाल सकते हो। मोमेंटम का क्या था, मास इंटू वेलोसिटी था। सोचो थोड़ा सा, मोमेंटम का क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। भाई मोमेंटम भी वेक्टर था, तो मोमेंटम कितने पे डिपेंड करता है, दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। तो मास का कोई डायरेक्शन होता है क्या, नहीं होता, तो किसका डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी का। तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, जो वेलोसिटी का, एक ही जन बचा हुआ। बात समझ में है ना। चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो इसके बाद हो गया ना, यहाँ तक समझ गए। अब हम बात करते हैं इसके क्या था, हाँ चलो यहाँ तक देख लो, किसी को कुछ शंका शंका डाउट हो, कुछ भी पूछो, बहुत सारी चीजें बता दिया। कुछ है यहाँ तक डाउट, हाँ कुछ भी। द न्यूटन सेकेंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म, कौन से फॉर्म में बात कर रहे हैं अपन, कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो कंपोनेंट फॉर्म में हम कैसे निकालते हैं। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोलते दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड डायमेंशन, थ्री डायमेंशंस, 3D के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, ठीक। द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज, सॉरी,
द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, कुछ याद आया, एफ जेड के कैप, एंड एक्सेलरेशन ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप. Putting the value in equation number 1, क्या होगा, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा. हुआ. अब क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर. क्या करते हैं, जब कंपेयर करोगे, कंपेयर द बोथ साइड, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या चल रहा है, आई का वैल्यू क्या चल रहा है, एफ एक्स. तो यहां आई का वैल्यू क्या चल रहा है, एम ए एक्स. नहीं आया, वैसे किसका वैल्यू आएगा, नहीं आया. तो ये डायरेक्शन कंपोनेंट्स है. क्या है ये, इट इज अ डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. समझा, बोल. इट्स अ डायरेक्शन कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स. याद रहेगा, नहीं रहेगा, घूर लो फिर से. नोट करना है, चलो फटाक से बैठ के नोट कर लो. लिखो, ये लिखेगा कैसे, उसके पास नहीं है पीडीएफ.